प्रश्न है, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, मगधी और शौरसेनी। तो बताइए आप लोग, बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? तो बुद्ध थे वो अपना उपदेश मुख्यतः पाली भाषा में देते थे। किस में देते थे? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया? प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, अपभ्रंश, पाली और संस्कृत। तो दोस्तों, जो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक था वो पाली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है या किस शहर में स्थित है या स्थित है? बेंगलोर, चंडीगढ़, जयपुर और हैदराबाद। तो दोस्तों, रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण नेक चंद सहनी ने किया था। किसने किया था रॉक गार्डन का निर्माण? नेक चंद सहनी ने। अगला है, सारनाथ का धमेक स्तूप निर्माणकर्ता शासक कौन है? या सारनाथ का धमेक स्तूप किस काल में बना? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल और गुप्त काल। तो बताइए किस काल में बना था? तो सारनाथ का जो धमेक स्तूप था वो मौर्य काल में बना था। कब बना था? मौर्य काल में। धमेक स्तूप एक बेलनाकार इमारत है जिसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है, जो पत्थर और ईंटों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सारनाथ पिलर कब बना था या सारनाथ पिलर कब बना? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो दोस्तों, जो सारनाथ पिलर था वो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बना था। कब? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। मौर्य काल निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? भारत, ईरान, चीन और रोम। तो मौर्यकालीन जो अशोक स्तंभ निर्मित हुए हैं उनमें भारत का प्रभाव है। कहाँ का प्रभाव है? भारत का। दूसरा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है अशोक स्तंभों के बारे में। अशोक स्तंभ एकाश पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं। अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई बताइए। अशोकन पिलर या अशोक द्वारा निर्मित पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ में है उसकी ऊंचाई बताएं। ऑप्शन है 9.5 मीटर, 9.7 मीटर, 9.6 मीटर और 9.8 मीटर। तो इनमें से अशोकन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ में स्थित हैं उसकी ऊंचाई 9.7 मीटर या 32 फीट है। कितनी? 9.7 मीटर या 32 फीट। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है। प्रश्न है, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है ब्राह्मी, पाली, देवनागरी और संस्कृत। तो दोस्तों, अशोक स्तंभ पर जो लिपि लिखी जाती थी, क्या? अशोक स्तंभों पर जो लिपि लिखी जाती थी वह ब्राह्मी है। क्या है? ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ किसके बने हैं? प्रश्न है, अशोक स्तंभ किसके बने हैं? चुनार सैंडस्टोन के, ब्लैक स्किस्ट के, रेड सैंडस्टोन के और ग्रेनाइट स्टोन के। तो दोस्तों, अशोक स्तंभ जो है वो चुनार सैंडस्टोन के बने हुए हैं। किसके? चुनार सैंडस्टोन के। अगला प्रश्न है, चंबा किस कार के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, चंबा किस कार के लिए प्रसिद्ध है? रुमालों के लिए, लघु चित्र के लिए, पटचित्र के लिए और कागज पर बने चित्रों के लिए। तो दोस्तों, जो चंबा है वो रुमालों का कार के लिए प्रसिद्ध है। किसके? रुमालों के कार के लिए। इसके अलावा दोस्तों, चंबा दूध और शहद की घाटी के नाम से विख्यात मंदिरों, घास के मैदानों, नदियां, पेंटिंग, रुमाल एवं झीलों के लिए भी जाना जाता है।
किसके किसके लिए? दूध, शहद की घाटी के नाम से, विख्यात मंदिरों के लिए, घास के मैदानों के लिए, नदियों के लिए, पेंटिंग के लिए, रुमाल और झीलों के लिए भी जाना जाता है। रुमालों पर की जाने वाली कढ़ाई कसीदाकारी कहलाती है। अगला प्रश्न है, तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? प्रश्न है, तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? ग्रामीण जीवन का चित्रण, त्योहार का चित्रण, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण और पशु पक्षी का चित्रण। तो बताना है आप लोग। तो दोस्तों, तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। किसका? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। और ये कला चोल के शासनकाल में खूब प्रचलित थी। किस काल में तंजावुर चित्रकला प्रचलित थी? तो चोल के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, समझिएगा। वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? कांचीपुरम, फिरोजपुर, तंजौर और फैजाबाद। तो इसमें से तंजौर जो है वो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तंजौर कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? प्रश्न है, किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? नटराज नृत्य में, कामदेव नृत्य में, शिव नृत्य में, इनमें से सभी नृत्यों में। तो दोस्तों, इनमें से नटराज नृत्य में जो है वो सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है। किसमें? नटराज नृत्य। अगला प्रश्न है, गांधार कला किस समय पनपी? शाक्य शासनकाल में, कुषाण शासनकाल में, मौर्य शासनकाल में और शुंग शासनकाल में। तो दोस्तों, जो गांधार कला है वो कुषाण के शासनकाल में पनपी थी। अगला प्रश्न है, गांधार शैली मुख्यतः यूनानी है या क्या है? चित्र शैली है, यवन शैली है, मूर्त शैली है और इनमें से कोई नहीं। तो गांधार शैली जो है वो मुख्यतः यूनानी मूर्ति शैली है। क्या है? गांधार शैली मुख्यतः यूनानी मूर्ति शैली है। अगला प्रश्न है, गांधार शैली मिश्रण है भारतीय ईरानी का, भारतीय चीनी का, ग्रीको रोमन का और ग्रीको ईरानी का। तो दोस्तों, जो गांधार शैली है वो ग्रीको रोमन शैली का मिश्रण है। किसका? ग्रीको रोमन शैली का। अगला प्रश्न है, कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? प्रश्न देख लीजिए, कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल और मौर्य काल। तो कनिष्क जो मूर्ति है किसकी? कनिष्क की जो मूर्ति है वो कुषाण काल की है। किसकी? कुषाण काल की। और कनिष्क की कुषाण काल में मथुरा शैली में बनी है। अगला प्रश्न है, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? प्रश्न है, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? मथुरा, नागर, पाल और द्रविड़ शैली। तो दोस्तों, गांधार शैली के जो समकालीन थी या समान थी वो मथुरा शैली थी। कौन सी? मथुरा। भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे माना जाता है या भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? मौर्य काल को, गुप्त काल को, शुंग काल को और कुषाण काल को। तो इसमें से भारतीय कला का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। किसे? गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है या गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन है मूर्तिकला, चित्रकला, मंदिरों का निर्माण और काष्ठ कला। बताइए आप लोग। तो गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण। क्या है? गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता मंदिरों का निर्माण है।
अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर और चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण 1448 ईस्वी में हुआ था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? 1448 ईस्वी में। विक्ट्री टावर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, रणथंभौर में और बीकानेर में। तो दोस्तों जो विक्ट्री टावर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनाए? या पल्लव शासक ने रथ वाले मंदिरों का निर्माण कहां पर करवाया? ऑप्शन है कांची, ऐहोल, महाबलीपुरम और चेन्नई। तो पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में कराया था। कहां कराया था? महाबलीपुरम में।